महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भले ही लगातार बढ़ती जा रही हों, लेकिन उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे अब तक बचे हुए थे। यहां तक कि शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को अयोग्यता नोटिस मिला, पर उद्धव का सम्मान रखने की खातिर आदित्य को वो भी नहीं दिया गया। लेकिन अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने आर्य वन बचाओ अभियान में बच्चों का इस्तेमाल करने के कारण शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। इसका संज्ञान लेते हुए NCPCR ने मुंबई पुलिस को एक नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार आयोग को शिकायत मिली है कि आदित्य ठाकरे ने शिवसेना युवा प्रकोष्ठ में आरओ बचाओ प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक अभियान में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया है। इस मामले में उन्होंने ट्विटर का एक लिंक भी साझा किया है। इसमें प्रदर्शन के दौरान बच्चे हाथ में तख्तियां लिए खड़े हैं। आयोग ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए आयोग आरोपित के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच करने का अनुरोध करता है। इसमें कहा गया कि इस पत्र के प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, प्राथमिकी की प्रति और बच्चों के बयान आयोग को सौंपे जाएं। बता दें कि मुंबई के गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में मेट्रो सेट के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाएंगे। उन पेड़ों को काटे जाने का विरोध शिवसेना कर रही थी। उस विरोध में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में कई नाबालिग बच्चों को भी तख्ती देकर प्रदर्शन में शामिल किया गया था। इसी का अब NCPCR ने संज्ञान ले लिया है। वहीं आदित्य ठाकरे द्वारा कार सेट को लेकर झूठ बोलने का मामला भी सामने आया है। एक प्रदर्शन के दौरान आर्य विरोध स्थल पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह मुंबई की लड़ाई है, जिंदगी की लड़ाई है। हमने जंगल के लिए, अपने आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। जब हम यहाँ थे तो कोई पेड़ नहीं काटा गया। हर रात नहीं, हर 3-4 महीने में एक बार कार सेट में मेंटेनेंस के लिए जाती हैं ट्रेनें। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे सरकार में मंत्री थे और उन्हें पूरी परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों को 2 से 3 महीने में एक बार कारसेट में भेजा जाना है। इस पर मेट्रो मैन E श्रीधरन ने कहा है कि यदि मेट्रो रेल का नेटवर्क बड़ा है तो उसे नियमित रूप से कारसेट में मेंटेनेंस के लिए ले जाने की आवश्यकता होती है, और यदि छोटा है तो दिन में एक बार या विजिट सुरक्षा प्रमाणन के लिए है, जिससे गुजरने के बाद ये ट्रेनें चल सकती हैं। श्रीधरन के अनुसार यह बयान कि मेट्रो रेल को कार सेट में 2 से 3 महीने में एक बार जाने की जरूरत होती है, सरासर गलत है। श्रीधरन ने कहा कि मेट्रो कार रेक को भी स्थिर करने के लिए उन्हें नियमित रूप से मेट्रो कार सेट में ले जाने की आवश्यकता होती है। मुख्य लाइन पर सभी रेक को स्थिर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दरअसल कार सेट मेट्रो रेल की सुरक्षा और संचालन के लिए ब्रेन सेंटर है। उनकी बातों से यहाँ एक बात की पुष्टि हो गई कि बड़े नेटवर्क के लिए मेट्रो रेल को एक कार सेट की आवश्यकता होती है, जहाँ मेट्रो को रोजाना और छोटे नेटवर्क के लिए 2 से 3 दिनों में कम से कम एक बार जांचा जा सके। श्रीधरन ने वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी एक सलाह देते हुए कहा कि विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि कार सेट के साथ भी जगह को हरा भरा रखा जा सकता है और लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे दोहरे संकट में फंस गए हैं। अगर वे शरद पवार और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान पर अड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के 16 सांसद उनके फैसले के खिलाफ जाकर मतदान करेंगे। और अगर वे द्रौपदी मुर्मू को वोट के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका अर्थ भाजपा के सामने घुटने टेकने जैसा होगा। और ऐसा करने से शरद पवार और सोनिया गांधी की नाराजगी अलग झेलनी होगी। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक इसी वजह से बुलाई थी। उद्धव ठाकरे अंत तक यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़े दिखे, लेकिन पार्टी के 16 सांसदों ने साफ कर दिया कि वे द्रौपदी मुर्मू को वोट करना चाहते हैं। सांसदों के इस तेवर से पार्टी बचाने की जंग लड़ रहे उद्धव ठाकरे दोहरे संकट में फंस गए हैं। लेकिन संजय राउत अब भी यशवंत सिन्हा के पक्ष में उद्धव ठाकरे के फैसले के साथ हैं और उनकी जमकर वकालत कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर अपना फैसला नहीं बदलते तो यह एक आत्मघाती कदम होगा और शिवसेना पर उनकी पकड़ और कमजोर होगी। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने भाग लिया। उनमें से अधिकतर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का सुझाव दिया। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के 18 सदस्यों में से 15 ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में हुई बैठक में भाग लिया। संजय राउत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वे पहले ही पार्टी को बचाने में जुटे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया जा रहा है। पार्टी के ज्यादातर विधायक पहले ही बगावत कर चुके हैं। वहीं अब कई सांसदों की भी शिंदे गुट में जाने की चर्चा है। अगर उद्धव ठाकरे सांसदों की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें डर है कि सांसद भी कहीं उनका साथ न छोड़ दें।
शिवसेना की बैठक के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा कि बैठक में 13 सांसद भौतिक रूप से शामिल हुए, जबकि 3 अन्य संजय जाधव, संजय मांडलिक और हेमंत पाटिल बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने नेतृत्व को अपने समर्थन की पुष्टि की। ज्यादातर सांसदों की राय है कि पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2 लोकसभा सदस्य भावना गवली और श्रीकांत शिंदे बैठक में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद हैं। पार्टी के 18 लोकसभा सांसदों में से 13 ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का निर्णय लिया है। सांसदों के इस फैसले से उद्धव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही बागी विधायकों की वजह से उनके हाथ से सत्ता निकल गई है। अब सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना इतना आसान नहीं है। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम भूमिका थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी और कांग्रेस उनके साथ थी। अब अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का ऐलान करते हैं, विपक्षी दलों खासकर के शरद पवार से उनके रिश्ते बिगड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनीष तिवारी ने एक बार फिर कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के विरोध की सियासत की हवा निकाल कर रख दी। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष अग्निवीर योजना के खिलाफ है, लेकिन रक्षा संबंधी मामलों के संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य मनीष तिवारी पहले दिन से इस योजना के हिमायती रहे हैं और पूरे मामले में केंद्र सरकार का समर्थन करते रहे हैं। यही वजह है कि मनीष तिवारी ने 6 विपक्षी सांसदों के उस बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संबंधी संसदीय परामर्श समिति के सदस्यों को सैन्य भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में एक प्रस्तुति दी, लेकिन 6 विपक्षी सांसदों ने इस योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की। जिन सांसदों ने इस हस्तलिखित बयान पर हस्ताक्षर किए उनमें कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल और रजनी पाटिल, एनसीपी की सुप्रिया सुले और टीएमसी के सौगत राय एवं सुदीप बंदोपाध्याय और राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि मनीष तिवारी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। मनीष तिवारी सार्वजनिक तौर पर अग्निपथ योजना की सराहना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह जरूरी सुधार है क्योंकि दुनिया के अन्य देशों के सशस्त्र बलों ने ऐसी योजना पेश की है। यह कोई रोजगार गारंटी नहीं है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए यह बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध किया है। सूत्रों का कहना है कि तिवारी ने बैठक में सवाल किया कि क्या यह योजना किसी भी तरह से पेंशन विधेयक को प्रभावित करती है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इससे सशस्त्र बलों की तैयारियां प्रभावित होती हैं। सूत्रों के अनुसार थल सेना प्रमुख ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर परिचालन तैयारियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार तिवारी ने यह भी कहा, रक्षा संबंधी विभिन्न स्थायी समितियों के साथ साथ कारगिल समीक्षा समिति अन्य पैनल ने इस तरह के कदमों की सिफारिश की है तथा सशस्त्र बलों के आकार को कम करने के संबंध में विभिन्न अध्ययन भी किए गए हैं। तिवारी कांग्रेस के G23 समूह के सदस्य रहे हैं, जिसने पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के कुछ फैसलों की आलोचना भी की है। तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अभी पंजाब में आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी बचाए रखने के लिए भाजपा के सामने घुटने टेकने ही पड़े। द्रौपदी मुर्मू को वोट देने पर अड़े सांसदों की ही चली और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और उनके पैरोकार संजय राउत को किनारे लगाते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का फैसला कर लिया। उद्धव ठाकरे के इस फैसले के बाद संजय राउत ने अपने सुर भी तुरंत बदल दिए और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ खड़े हुए। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे इस बात का ऐलान जल्द ही करेंगे। उद्धव ठाकरे को यह फैसला उस वक्त करने को मजबूर होना पड़ा जब भाजपा से उनके रिश्ते सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं, लेकिन उनके सामने पार्टी बचाने की मजबूरी बड़ी है। इसलिए शरद पवार और सोनिया गांधी से अपनी दोस्ती को उन्हें किनारे रखने पर विवश होना पड़ा।
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के उद्धव के फैसले को कांग्रेस और एनसीपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बीते दिनों कुछ शिवसेना सांसदों ने भी कहा था कि पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए। उद्धव का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में थे। वहीं शिवसेना के कुछ सांसद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट को तैयार हो गए हैं, यानी उन्होंने संजय राउत की राय को दरकिनार करके पार्टी के सांसदों की बात मान ली है। शिवसेना की बैठक हुई थी, इसमें पार्टी के 19 में से सिर्फ 11 सांसद पहुंचे थे। इनमें से ज्यादातर सांसदों ने उद्धव से अपील की थी कि वे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें। वहीं संजय राउत का कहना था कि शिवसेना को यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करना चाहिए। इस मामले पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे को ही लेना था। अब जब द्रौपदी मुर्मू के समर्थन वाली बात सामने आ गई, तो संजय राउत ने भी पलटी मार दी और कहा कि द्रौपदी को समर्थन करने का मतलब भाजपा को समर्थन करना नहीं है। शिवसेना के यशवंत सिन्हा से अच्छे संबंध हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। शिवसेना अक्सर ऐसे फैसले लेती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरने के बाद झारखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है। राज्य में पिछले कुछ वक्त के घटनाक्रम को देखा जाए तो राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यहां भी सरकार अल्पमत में जा सकती है और भाजपा नई सरकार का गठन कर सकती है। दरअसल जहां एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गठबंधन सहयोगियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। इसीलिए जेएमएम कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी फिलहाल इस तरह की आशंकाओं को खारिज करते हुए सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन रांची से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में झारखंड की 2.5 साल पुरानी सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से चला गया आदिवासी दांव इसकी एक बड़ी वजह है। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उतारकर झारखंड में गठबंधन सहयोगियों में दरार पैदा कर दी है। दरअसल झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी है और जेएमएम आदिवासियों के नाम पर ही राजनीति करती रही है, लेकिन संयुक्त विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जेएमएम के सामने धर्म संकट है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने की वजह से विपक्ष के साथ जाए या राज्य की भावनाओं का ख्याल करते हुए मुर्मू को वोट दे, जबकि कांग्रेस चाहती है कि सोरेन 2012 की तरह इस नैरेटिव को दरकिनार करके यशवंत का साथ दें। बता दें कि उस समय झारखंड में बीजेपी और जेएमएम की सरकार थी। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी नेता पीए संगमा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जेएमएम ने यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। सवाल किया जा रहा है कि जेएमएम ने 2012 में संगमा को दरकिनार किया था, तो इस बार मुर्मू के खिलाफ वो क्यों नहीं जा सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो जेएमएम के लिए मुर्मू के खिलाफ जाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि शिबू सोरेन परिवार के साथ उनका रिश्ता पहले से ही काफी मधुर है। हालांकि 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के कुछ महीनों बाद ही जेएमएम ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन के बाद सोरेन की पार्टी ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। इसीलिए अटकलें लग रही हैं कि क्या एक बार फिर से झारखंड में 10 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी के नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कई नेता अनौपचारिक बातचीत में बेचैनी और चिंता जरूर जाहिर करते हैं। वहीं गौरतलब यह भी है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी जेएमएम और कांग्रेस की कड़वाहट सबके सामने आ गई थी, जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बावजूद हेमंत सोरेन ने बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। इसीलिए यह माना जा रहा है कि झारखंड में आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की कहानी दोहराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों की पोल तो पहले कई बार खुल चुकी है, क्योंकि उनका एक खास सगल है कि सत्ता में आने से पहले वो जितने भी वादे करते हैं, सत्ता में आने के बाद सारे वादे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई मुद्दों पर यह देखा गया है। अब ताज़ा उदाहरण है दिल्ली में उनकी मुफ्त बिजली योजना। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है। बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत यानी पीसीएसी में 4% की बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में बिजली महंगी हुई है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग की मंजूरी के बाद कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण यह बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 से 6% की होगी।
मतलब जिस वादे के दम पर केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता मिली, अब केजरीवाल उसी वादे की हवा निकालते हुए दिल्ली वासियों को महंगी बिजली देंगे। यानी अब बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए बिजली के बिल की मार पड़ने वाली है। हालांकि केजरीवाल एंड कंपनी इसके बाद भी अलग राग गा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि इस फैसले से जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार की योजना जारी रहेगी और जनता के लिए दी जाने वाली राहत कायम रहेगी। 200 यूनिट और 400 यूनिट वाली फ्री योजना के तहत फ्री बिजली मिलती रहेगी। लेकिन सवाल है कि फ्री यूनिट के बाद बढ़े हुए यूनिट्स पर जो बिजली का बिल भरना पड़ता था वो तो अब महंगा होगा ही, और ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या भी लाखों में है। यानी दिल्ली के लाखों उपभोक्ता अब महंगी बिजली पर अपनी जेब ढीली करेंगे। लेकिन हाल के दिनों में केजरीवाल ने जिस तरह के यू टर्न मारे हैं उससे अभी तो सिर्फ बिजली महंगी हुई है, कल को 200 और 400 यूनिट वाली फ्री योजना के भी यूनिट्स घटाए जा सकते हैं, या हो सकता है इन्हें केजरीवाल बंद ही कर दें। क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने गाड़ी, बंगला और सिक्योरिटी ना लेने की कस्में खाई थी, लेकिन सत्ता में आते ही बंगला भी लिया, सिक्योरिटी भी ली और अपनी गाड़ी पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, विधायकों सहित केजरीवाल ने अपनी यानी मुख्यमंत्री की भी सैलरी बढ़वा ली। वही बिजली की ये बढ़ी हुई दरें बीते 10 जून से लागू हुई मानी जाएंगी। बिजली नियामक आयोग ने कहा है कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इसी वजह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। सवाल यहाँ भी है कि आखिर बिजली कंपनियां घाटे में क्यों हैं? क्या बिजली की मुफ्त योजना ने ये हाल किया है या कोई और कारण है? बहरहाल दिल्ली वासियों पर अब महंगी बिजली की मार पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एमवीए का खेल तो तभी खत्म हो गया था जब एकनाथ शिंदे ने बगावत करके उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, और उसके पीछे की बड़ी वजह यह जुगाड़ वाली सरकार ही थी, जहां सत्ता के लिए बेमतलब के तर्क के सहारे अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर 3 पार्टियों ने हाथ मिलाया था। सत्ता के लिए की गई दोस्ती का अंत सत्ता का जाना ही होता है। सत्ता छिनते ही अब उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व की तरफ लौटने की कोशिश करेंगे और एनसीपी और कांग्रेस खुद को सबसे बड़े सेकुलर साबित करने की कोशिश। इसी बीच संजय राउत ने एक ट्वीट कर एमवीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में शरद पवार ने पिछले दिनों 2 बातें कही। एक तो यह कि एमवीए बना रहेगा, और दूसरी यह कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने से पहले उद्धव ठाकरे ने मुझसे बात नहीं की। नाम बदलना एमवीए के एजेंडे में नहीं था। उसके बाद से ही एमवीए के तितर बितर होने के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने एक नया ट्वीट किया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा छिड़ गई है। राउत ने शायर जॉन एलिया का एक शेर ट्वीट करते हुए लिखा, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। इस ट्वीट में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी को टैग किया है। संजय राउत ने अपने ट्वीट से संकेत दिया कि शिवसेना बड़ा फैसला ले सकती है। संजय राउत के ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस ट्वीट से एक संकेत यह है कि शिवसेना आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि शिवसेना या तो भाजपा के साथ समझौता कर लेगी या फिर नए स्तर से अपनी शुरुआत करेगी। वहीं दूसरे संकेत की बात करें तो यह महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी हो सकता है। लेकिन संजय राउत ने इस ट्वीट में शरद पवार को टैग नहीं किया है। इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है। इसके पहले संजय राउत ने एक और ट्वीट में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना की एक बैठक का जिक्र किया। उनका कहना था कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पार्टी ने विचार किया, लेकिन उन्हें समर्थन का मतलब भाजपा को सपोर्ट करना नहीं है। इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। शिंदे सरकार बनाने के बाद राउत लगातार चर्चा में रहे। शिंदे गुट उनको लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधता रहा है। शिवसेना के बागी नेताओं का कहना है कि राउत जैसे लोगों की वजह से ही उद्धव उन लोगों से दूर होते चले गए। शिंदे गुट के लोग राउत के जमीनी नेता न होने पर भी सवाल दागते रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोग जिनकी जनता के बीच कोई पकड़ नहीं है, वो शिवसेना जैसे दल को चला रहे हैं। हालांकि नई सरकार पर राउत निशाना साधने से अब भी नहीं चूक रहे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा वह पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान और कानून है या उसकी हत्या हो चुकी है। सामना में भी शिवसेना ने नई सरकार पर सवाल उठाते हुए चुनाव कराने की मांग की है। सामना में लिखा गया कि यह सरकार अवैध है, इसलिए मध्यावधि चुनाव की तैयारी की जाए। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई में समय लगेगा, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, तब तक क्या महाराष्ट्र पर शिंदे फडणवीस की अवैध सरकार थोपी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र का सियासी संकट नई सरकार के गठन के साथ भले ही निपट गया हो,
लेकिन उसकी आंच कांग्रेस गठबंधन शासित राज्य झारखंड से लेकर राजस्थान तक में महसूस की जा रही है। जहां एक तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की भी बेचैनी बढ़ गई है। यहां कांग्रेस पहले से ही आंतरिक कलह से परेशान है। उसके बाद हाल की दिनों की कई घटनाएं पार्टी के लिए चिंताएं बढ़ा रही हैं। उदयपुर हत्याकांड को लेकर सवालों में घिरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कड़वाहट कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार की चिंताएं उस वक्त बढ़ गईं जब सोमवार को विधायक दल की बैठक में बीपीटी के विधायक गायब रहे। सूत्रों के अनुसार कई निर्दलीय और कांग्रेस के भी कुछ विधायक इस बैठक से गैरहाजिर रहे। विधायकों की इस तरह की गैरहाजिरी को लेकर सियासी गलियारों में कई अटकलें लगने लगी हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं यह राजस्थान में महाराज जैसे संकट की आहट का संकेत तो नहीं। राजनीतिक जानकारों की माने तो हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान 3 सीटों पर जीत हासिल करके अपनी स्थिति मजबूत करने वाले गहलोत की मुश्किलें कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद बहुसंख्यक समुदाय में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है। बदले माहौल में एक बार फिर विधायक अपने अपने इलाकों में जनता का मूड भांपने में जुट गए हैं। ऐसे में विधायकों की गैरहाजिरी से गहलोत सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है। हाल ही में अपने सब्र के लिए राहुल गांधी से तारीफ पाने वाले सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में गहलोत ने खुलकर यह कह दिया कि सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के साथ मिले हुए थे और सरकार गिराने की कोशिश की। इसके अलावा गहलोत ने पायलट को कई बार सार्वजनिक रूप से निकम्मा कहा है। हालांकि हाल ही में उन्होंने सफाई देते हुए यह भी कहा कि उन्होंने प्यार से ऐसा कहा और बच्चों को ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन राजस्थान की सियासत में यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि सचिन पायलट कब तक सब्र दिखाएंगे। पार्टी नेतृत्व की ओर से उनसे जो वादे किए गए थे उन्हें कब पूरा किया जाएगा? क्या अगले साल विधानसभा चुनाव तक सचिन पायलट यथास्थिति बनाए रखेंगे? राजनीतिक जानकारों की माने तो पायलट अगले चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस पर अपनी कमान चाहेंगे। वो अगले चुनाव में चेहरा घोषित किए जाने की मांग भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे गुट के सारे विधायक तो पहले से ही संजय राउत के खिलाफ हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे कैंप के नेता भी संजय राउत से नाराज हो गए हैं। अस्तित्व के संकट से जूझ रही पार्टी की चिंता छोड़ संजय राउत अब भी शरद पवार के एजेंडे पर ही शिवसेना को चलने का दबाव बना रहे हैं। नतीजा यह कि पार्टी के बड़े नेताओं और सांसदों ने राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असल में संजय राउत तब तक यशवंत सिन्हा की तरफदारी करते रहे जब तक उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का फैसला नहीं लिया। उसके बाद संजय राउत के सुर तो बदले, लेकिन उसमें कड़वाहट भरी हुई थी। यही वजह है कि संजय राउत ने यह कहा कि द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं है। उसके बाद राउत ने पहेली नुमा ट्वीट भी किया। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राजग ने मुर्मू को तो साझा विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना अपने विधायकों और सांसदों की बगावत का सामना कर रही है, इसलिए वो बगावत की धार को कम करने के लिए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान को तैयार हुई, जिसे एक तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेकने जैसा ही माना जा रहा है। यह सब उद्धव ठाकरे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि करीब 16 सांसद उनके पक्ष में थे और वे यशवंत सिन्हा को अपना वोट देने को तैयार नहीं थे। लेकिन माना जा रहा है कि सांसदों के तेवर इस फैसले से भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। वे चाहते हैं कि संजय राउत को किनारे लगाया जाए और उन पर लगाम लगाई जाए। उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में शिवसेना के 19 में से 11 सांसद ही पहुंचे। बैठक में मौजूद शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ तौर पर यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात कही। वे चाहते थे कि शिवसेना विपक्ष के साझा उम्मीदवार का समर्थन करे। इस पर सांसदों ने असहमति जताई। उनका कहना था कि हमें मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी अपील की कि वे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। सूत्रों के अनुसार शिवसेना की बैठक में 19 में से सिर्फ 11 सांसदों के पहुंचने पर भी सवाल उठाए गए। इस बीच केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने दावा किया कि शिवसेना के 12 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है, 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोदी और शाह के युग में वो भले ही लगातार रसातल में जा रही हो, लेकिन हर बार अहम मौके से पहले उसके सबसे बड़े सिपहसालार राहुल गांधी नदारद रहते हैं और विदेश चले जाते हैं। यही एक बार फिर से हुआ जब देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर चुकी है और झारखंड से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस गठबंधन शासित राज्यों में सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर इस सब का कोई असर नहीं है और वो एक बार फिर से यूरोप के दौरे पर निकल गए हैं। वो भी तब जब कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है,
बताया जा रहा है कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा है। वहीं जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, इस तरह राहुल गांधी का विदेश दौरे पर जाना सबको हैरान करने वाला है। हालांकि उनके लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी वो ऐसे कारनामे करते रहे हैं। शायद इसीलिए उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि इस सवाल के उठने के सबसे बड़े कारणों में से एक ये भी है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षणों से पहले वो अचानक विदेश दौरे पर निकलते रहे हैं। फिलहाल पार्टी ने उनके ताजा दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को पार्टी की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। राहुल गांधी को भी अध्यक्ष की दौड़ में माना जा रहा है, लेकिन वो इस मौके से गायब रहेंगे। वहीं महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। अब राहुल गांधी के विदेश दौरे से भाजपा को भी नया मुद्दा मिलेगा, जिसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता अजीबोगरीब ढंग से देते रहे हैं। आपको याद होगा कि मई 2022 की शुरुआत में वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक शादी समारोह में चीनी महिला के साथ भी दिखे थे। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद ये वीडियो वायरल हुआ था। इसी तरह वो उस समय भी यूरोप के दौरे पर निकल गए थे। दिसंबर 2021 में भी वो इटली के लिए चले गए थे। फिर वो जनवरी आधा वहां बिताकर वापस आए थे। इसी साल यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने भारत विरोधी भड़काऊ बातें भी की थी। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, उधर उनका नेता विदेश में था। अब की संसद सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है और गोवा में कांग्रेस टूट गई है और पार्टी का बुरा हाल है, लेकिन उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता विदेश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर से विवादों में हैं। अपने कार्यकाल में राज्यसभा के मनचाहे स्थगन से लेकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नहीं देना और योग दिवस के फंक्शन से हमेशा नदारत रहने जैसे कई विवादों को खड़ा करने वाले हामिद अंसारी कुछ वक्त पहले अपनी किताब को लेकर भी चर्चाओं में आए थे। उनके उपराष्ट्रपति रहते राज्यसभा टीवी के कामकाज पर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब एक नए खुलासे ने चारों तरफ हंगामा मचा दिया है। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर वहीं के पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे से भारत में सनसनी मची है। एक यूट्यूबर शकील चौधरी के साथ बातचीत में मिर्जा ने कहा कि उन्हें तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और एक अंग्रेजी अखबार मिली गजट के संस्थापक जफरुल इस्लाम खान के न्योते पर भारत आए थे। उन्हें भारत में कई संवेदनशील खुफिया सूचनाएं हासिल हुई, जिन्हें उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को पास किया। मिर्जा के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लोग हामिद अंसारी और जफरुल इस्लाम खान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी कोस रहे हैं, जो उस समय केंद्र की सत्ता में थी। दरअसल यह 2011 की बात है। उस वक्त मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। वहीं देश के चर्चित मुद्दों पर मुखर रहने वाली सोनम महाजन ने पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे को विस्फोटक बताया है। उन्होंने रिट्वीट किया, पाकिस्तानी स्तंभकार नुसरत मिर्जा कांग्रेस के शासनकाल में कई बार भारत आए और अब कैमरे पर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि भारत में वे मिली जानकारियों को ISI को पास किया करते थे। उनका दावा है कि हामिद अंसारी और मिली गजट के जफरुल इस्लाम ने उन्हें न्योता दिया था। वहीं लोग इस मौके पर भारतीय खुफिया एजेंसी इरा के पूर्व अधिकारी इनके सूद के हामिद अंसारी के खिलाफ लगाए आरोपों को भी याद कर रहे हैं। सूद के 3 साल पुराने उस ट्वीट को अंसारी की संदेहास्पद शख्सियत के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। वहीं गरुड़ प्रकाशन के संस्थापक सक्रांत सानू ने सूद के ट्वीट को रिट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया, कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन बीजेपी ने यह सब नजरअंदाज कर दिया, यह बहुत दुखद है। दरअसल पूर्व ऑफिसर ने ट्वीट में कहा है कि हामिद ईरान की राजधानी तेहरान में राजदूत रहते हुए भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा, मैं ईरान के तेहरान में था और हामिद अंसारी वहाँ राजदूत थे। अंसारी ने तेहरान में रा के सेटअप को एक्सपोज करके इसके अफसरों की जान खतरे में डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी व्यक्ति को लगातार 2 बार देश का उपराष्ट्रपति तक बना दिया गया। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुभाष कुमार शर्मा लिखते हैं, कई लोगों के लिए यह आंखें खोलने वाली हैं। हालांकि कई लोगों को पहले से पता होगा, कांग्रेस हामिद अंसारी और उनके जैसे लोगों ने ऊंचे पद पाकर भारत का बहुत नुकसान किया है। अब वक्त आ गया है कि उन सबसे हिसाब लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।